हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरी तरह से खत्म कर दी है। ठीक है, पूरी बुक कंप्लीट हो गई है, उसकी थ्योरी भी करा दी है, उसके एमसीक्यू भी करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है 9th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का। उसमें आपको ज्योग्राफी की भी सारी वीडियोज मिलेंगी, हिस्ट्री की भी, पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के भी और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, अब हम हिस्ट्री कर रहे हैं। हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले किसी चैप्टर को पढ़ाती हूँ, उसके बाद उसके एमसीक्यू कराती हूँ। तो आप एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू देखना और थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में थ्योरी देखना। ठीक है, और अगर आपने मेरे चैनल पर 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी बुक्स नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना। ठीक है, एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपकी आवश्यकता के अनुसार जिस भी क्लास की आपको एनसीईआरटी देखनी है, 6 की, 7th की, 8th क्लास की, 9th क्लास की, 10th क्लास की, आप देख सकते हैं। या फिर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रांस कहाँ है। देखो, ये क्या है? एशिया है। एशिया में ये हमारा भारत है, पिंक कलर का। ठीक है, भारत भारत के पश्चिम में क्या है? फ्रांस है। देखो, ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन सा है, ये क्या है? ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस कहाँ है? यूरोप में। ठीक है, ये क्या है? इधर साइड में क्या है? ये यूरोप है सारा। ठीक है, ये सारा यूरोप है। यूरोप में क्या है? फ्रांस है। तो फ्रांस में उस समय किस तरह का माहौल था और क्या कारण रहे जिनकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आपकी जब बुक का चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसमें उसमें हम देखते हैं क्रांति के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं 1789 को क्या हुआ था? बास्तील की जेल पर धावा बोल दिया था, इस तरह से क्रांति हुई थी। ये सारी चीजें आपके चैप्टर में स्टार्ट होते ही आती हैं। देखो, हम क्या करेंगे, पहले चैप्टर की कहानी सुनेंगे। ठीक है, पहले पूरी कहानी सुनेंगे कि चैप्टर में फ्रांस से रिलेटेड क्या क्या चीजें थी, क्या क्या घटना हुई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर करेंगे पार्ट वाइज। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 6 पार्ट में है। ठीक है, 6 पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, पहले आज हम कहानी देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसको, सेकंड पार्ट दे रखा है उसको, फिर हम नेक्स्ट दूसरे पार्ट को देखेंगे, फिर अगले। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट को हम बाद में देखेंगे, उसे हम स्क्रीन पे देखेंगे। आज हम क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे। और मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से पार्ट की कहानी आपकी खत्म हो गई है। ठीक है, जैसे 2 पार्ट की कहानी ऊपर यहाँ तक है। ठीक है, फिर आगे के 2 पार्ट की कहानी यहाँ तक है और फिर आगे की जो कहानी है वो यहाँ तक है। ठीक है, आगे के 2 पार्ट की कहानी यहाँ तक है। 6 पार्ट है आपके, तो 6 पार्ट की कहानी पूरी की पूरी मैंने इस पर जो इम्पोर्टेंट आपकी तिथि है वो सारी इस पर लिख रखी है। तो हम पहले कहानी सुनेंगे। ठीक है, मूड बनाएंगे पढ़ने का, उसके बाद हम पार्ट में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सारी वीडियो आपको उसी वीडियो के इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसमें ही मिल जाएंगी। ठीक है, पार्ट वाइज उसमें मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो। अब देखिए क्या हुआ। 1779 की ये घटना है। अगर हम फीडबैक में जाएं, मतलब पीछे की तरफ अगर हम मुड़े तो 1774 को हम देखते हैं। ठीक है, 1774 को हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है। 1774 में जो बोरबोर वंश के जो लुई 16 थे, जैसे हमारे यहाँ राजा बोलते हैं, ठीक है, देश के मालिक को, या राष्ट्रपति बोलते हैं, वैसे उनके यहाँ क्या बोलते हैं? लुई। ठीक है, हमारे यहाँ राजा, उनके यहाँ लुई। ठीक है, तो जो लुई 16 था उसका राज्याभिषेक हो गया है ना। उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। उसका विवाह किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रिया की महारानी, सॉरी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ है? देखो, फ्रांस के साइड में ही कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, फ्रांस का पड़ोसी देश ही था ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी उनके साथ उनका विवाह हुआ था। उस समय उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी। अब जब वो उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय क्या था, उनके जो फ्रांस का खजाना था वो पूरी तरह से खाली था। ठीक है, खजाने से मतलब है कि पूरे देश को चलाने के लिए जब हमें पैसे की जरूरत होती है तो क्या करता है राजा? खजाने में से निकाल लेता है। ठीक है, तो वो खजाना था पूरी तरह से खाली। अब क्या कारण रहे कि वो जो खजाना था वो खाली था? देखिए, पहला कारण था कि जो फ्रांस था, फ्रांस ने क्या किया कि जो फ्रांस के ऊपर है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या किया कर रखा था, जैसे इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था, भारत के ऊपर शासन किया था, डिक्टो वैसे ही
इंग्लैंड ने क्या किया था, अमेरिका के ऊपर शासन कर रखा था। जैसे भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन सी, एक कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी थी। उसी तरह से अमेरिका में इंग्लैंड की कितनी थी, 19, ठीक है, 19 राज्य थे, यानी कि 19 उपनिवेश थे, ठीक है, राज्य से मतलब 19 उपनिवेश थे, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया, इंग्लैंड से अमेरिका को आजाद करा दिया, ठीक है। और उसमें क्या किया उसने, फ्रांस ने, कि अपनी सेना भेजी, उनके लिए हथियार भेजे, उनके लिए बहुत सारे सामान भेजे, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को अंग्रेजों से प्रोटेक्ट कर सके और अंग्रेजों को अपने यहाँ से भगा सके, ठीक है। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा फ्रांस ने, बहुत सारी सेना, बहुत सारी गोला बारूद बंदूक, ये सब इसको प्रोवाइड कराए थे, अमेरिका को प्रोवाइड कराए थे, ठीक है, अमेरिका को दिए थे। अब हम अपने देश से अगर सामान बाहर भेज रहे हैं तो भाई, और पैसे हमें लौट के आ नहीं रहे, तो हमारा नुकसान ही होगा, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो फ्रांस है वो घाटे में जाता रहा, है ना, और फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया तो उस लोन को चुकाने के लिए उसको वो भी देना पड़ता था, ब्याज भी देना पड़ता था, और जो मूल राशि थी वो भी चुकानी पड़ रही थी, ठीक है। पहला कारण तो ये था कि जो फ्रांस का खजाना खाली हो गया। दूसरा कारण था कि दूसरा कारण था कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी। जैसे 1715 में जो जनसंख्या थी वो थी 2.3 करोड़, ठीक है, जबकि 1779 में, यानी कि 1789 में, ये जो जनसंख्या थी ये कितनी हो गई थी, ये हो गई थी 2.8 करोड़, ठीक है। मतलब जनसंख्या जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हुआ, संसाधनों की कमी आ गई, और कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई। तो और टैक्स नहीं आ रहा था राजा को, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से खजाना खाली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज थी, एक ये महल बहुत आलीशान था, है ना, बहुत सुंदर महल था पेरिस में। तो उसके लिए खर्चा चाहिए था, भाई जो बहुत सारी नौकर काम कर रहे हैं, महल में जो रानी है उसको आभूषण से सजाया जा रहा है, उसके लिए नए नए कपड़े आ रहे हैं, पर्दे आ रहे हैं, ये मतलब पूरी महल का खर्चा चलाना तो आसान बात नहीं है। तो महल की जो शान शौकत थी उसको बनाए रखने के लिए खर्च करना पड़ता था, उसकी वजह से वो पूरा खजाना खाली हो गया था, ठीक है। चौथा कारण था कि जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। अब 3 स्टेट कैसे थे, 3 स्टेट थे ऐसे कि मान लो ये पूरा जो है ये फ्रांस है, ठीक है। पहले स्टेट में थे पादरी, ठीक है, पहले स्टेट में कौन थे, पादरी। दूसरे स्टेट में थे कुलीन वर्ग, ठीक है, कुलीन वर्ग। अब देखो पादरी कौन होते हैं, जैसे हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं उनमें जो पंडित होते हैं, है ना, और जो मस्जिद होती है उनमें कौन होते हैं, मौलवी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो चर्च होती है उनमें पादरी होते हैं। तो पहले स्टेट में कौन थे, पादरी, ठीक है, यानी कि रईस लोग थे, इनकी खूब चलती थी, पादरी थे। दूसरे में थे कुलीन, ठीक है, दूसरे में कौन थे, कुलीन थे, एक मिनट, दूसरे में थे कुलीन, और तीसरे में थे व्यापारी, ठीक है, जगह छोटी है मैं छोटा छोटा लिख देती हूँ, व्यापारी, किसान और मजदूर, बाकी सारे लोग, ठीक है। यानी कि जो भी गरीब लोग थे वो सारी किस्में थे, तीसरे स्टेट में थे, ठीक है। पहले स्टेट में थे पादरी, इनको टैक्स नहीं देना था, इनको टैक्स लेना था जनता से, ठीक है, तो ये टैक्स नहीं देते थे। दूसरे नंबर के थे कुलीन वर्ग के, ये टैक्स नहीं देते थे, यानी कि बड़े खानदान वाले, बड़े खानदान से मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो रईस है, ठीक है, तो उनको टैक्स नहीं देना है। अब टैक्स कौन देगा, टैक्स देंगे ये गरीब लोग। अब देखो प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हुआ था, जैसे फ्रांस के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इसमें 90% जो प्रॉपर्टी थी, 90% जो प्रॉपर्टी थी, ठीक है, यानी कि उस समय पर जो बड़े बड़े घर थे, खेत थे, और जो भी है फैक्ट्री है, जो भी चीजें हैं, वो जो 90% हिस्सा था वो पादरी का था और कुलीन वर्गों का था। जबकि 10% जो प्रॉपर्टी थी वो किसके पास थी, इन लोगों के पास थी, 33 स्टेट वालों के पास, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, प्रथम स्टेट के जो लोग थे वो थे पादरी, ठीक है, दूसरे स्टेट के लोग थे कुलीन वर्ग, यानी कि खानदानी रईस, ठीक है। और इन दोनों के पास कौन कितनी प्रॉपर्टी थी, 90%, यानी कि इनके पास खेत और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, है ना, और बहुत सारा पैसा था।
और ये जो लोग थे, ये तीसरे स्टेट वाले जो लोग थे, ये गरीब थे, ये व्यापारी थे, किसान थे, मोची थे, ठीक है, स्वीपर थे, और ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी, खेती नहीं थी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, मजदूर थे और फैक्ट्रियों में काम करते थे, ठीक है, ये जो गरीब लोग थे। अब इनके पास प्रॉपर्टी कितनी थी? 10%, और इनके पास, इन दोनों के पास प्रॉपर्टी कितनी थी? 90%, ठीक है। और टैक्स किसको देना था? केवल इनको देना था, इन दोनों को टैक्स नहीं देना था। अब देखो, गरीब लोगों को टैक्स देना है, लेकिन अमीर लोगों को टैक्स नहीं देना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे देश में ये जाति भेदभाव चल रहा है, या ये सारी चीजें चल रही हैं, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, देश में ऐसे बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में ये चल रहा है, ये दुनिया के हर देश में ऐसा हुआ है। अभी आप फ्रांस में देख रहे हैं कितनी बुरी हालत थी। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब हैं वो टैक्स देंगे और जो रईस है वो टैक्स नहीं देंगे। जबकि हमारे देश में क्या चल रहा है कि जो गरीब हैं वो, उनको राशन भी फ्री है, ठीक है, बिजली भी में भी रियायत है किसानों को, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं उनको दी गई है ना। और इनके यहाँ क्या हो रहा था कि टैक्स सारा इनको ही देना है, जो गरीब लोग थे, ठीक है। तो जब गरीब लोगों को टैक्स देना था, तो टैक्स की उगाही भी क्या होती थी? कम होती थी। तो जो खजाना था वो धीरे धीरे खाली हो गया। अब राजा परेशान था कि भाई वो खजाना पूरी तरह से खाली हो गया, खजाने को भरो, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि टैक्स बढ़ा देते हैं। जब टैक्स बढ़ाएंगे तो फिर खजाना दोबारा से भर जाएगा, तो हम आराम से रहेंगे आलीशान महल में, ठीक है, बढ़िया सारी सुविधाओं में रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि राजा का खजाना खाली हो गया था, जबकि ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, इनके पास भी पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी, और जब जनसंख्या बढ़ रही थी तो जो संसाधन होते हैं वो कम हो जाते हैं जब जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। अब इनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो इनको जब रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाएंगे क्या बेचारे। तो पूरी तरह से भुखमरी फैल रही थी, ठीक है। ऊपर से राजा क्या सोच रहा था कि मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, और राजा को पैसा चाहिए था पूरे महल का संचालन करने के लिए। फिर जो विद्यालय चलते हैं, देखो गवर्नमेंट की जितनी भी सारी चीज चलती है, गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, जो भी चीजें होती है उन सब के लिए क्या करती है सरकार? पैसे भिजवाती है, क्योंकि डॉक्टरों की भी फीस जाएगी, उसमें गोली दवाई जो दी जाती है हॉस्पिटल में, वो भी तो पैसे की आती है ना। हम लोगों को फ्री मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो वो पैसों में ही आ रही है ना। तो इस सबके संचालन के लिए राजा को पैसे की जरूरत थी, ठीक है, और पैसा उसके पास था नहीं। तो उसने क्या सोचा कि टैक्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टैक्स बढ़ाएंगे तो पैसा आएगा। अब उसके दिमाग में जो तरकीब आई, उसने क्या किया, 5 मई, ठीक है, 5 मई 1779 को, 1789 को उसने क्या किया, फ्रांसीसी सम्राट ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, ठीक है। स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, इससे क्या मतलब है कि इन तीनों वर्गों के लोगों को बुलाया, ठीक है, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया कि आओ भाई बैठकर बात करेंगे मीटिंग में, और नए कानून बनाएंगे, नए टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो इन्होंने कितनी नाइंसाफी कर रखी थी उस समय, कि जो पादरी थे उनका क्या, कितना वोट था? 1 वोट, ठीक है। कुलीन वर्ग का कितना वोट था? 1 वोट, ठीक है। और जो तीसरे वर्ग के इतने सारे लोग थे, उनका कितना वोट था? 1 वोट, ठीक है। पादरी कितने थे? 300। कुलीन वर्ग के कितने थे? 300। और ये जो गरीब लोग थे, ठीक है, जिसमें किसान आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, स्वीपर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है, नौकर चाकर सब कुछ आ रहे हैं। ये कितने, इनकी वोट कितनी थी? 1, ठीक है। अब बैठक बुलाई गई, बैठक में क्या हुआ, पादरियों को बैठने के लिए सीट दी गई, ठीक है, एक लाइन में। दूसरी तरफ कौन को बैठाया? कुलीन वर्गों को, ठीक है, सही परिवार के लोगों के लिए चेयर बिछा दी। अब जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनसे बोल दिया कि तुम पीछे खड़े हो जाओ, तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं है, तुम कौन से रईस हो, तुम्हारे पास कौन सा पैसा है, गरीब लोग हो, पीछे खड़े हो जाओ। तो भाई इनको हट हुआ कि भाई ये तो गलत बात है, मीटिंग में जब सब लोगों को बुलाया है तो उन दोनों को, दोनों स्टेट के लोगों को बैठाया, हमें भी बैठाना चाहिए था। आपको भी महसूस होगी अगर कोई आपको आमंत्रण दे और कहे कि आप गरीब हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, लगेगा ना बुरा। तो ऐसे ही इनको बुरा लगा, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं है। जब टैक्स की बात आई, कानून बनाने की बात आई, ठीक है, तो इन्होंने बोला, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, इन्होंने राजा से बोला कि 1 वोट इनका है, 1 वोट इनका है, ठीक है, ये 300 लोग हैं, इनका 1 वोट है, ये 300 लोग हैं, इनका 1 वोट है, हम 600 लोग हैं, हमारा भी 1 वोट है। तो ये तो ना इंसाफी हुई। अब कोई भी नियम बनाओगे तो ये एक और एक मिलकर 2 वोट हो जाएंगी। भाई टैक्स इनको देना नहीं है, टैक्स बढ़ाने पर अगर नियम आएगा तो ये तो मना नहीं करेंगे, ये तो कहेंगे हाँ भाई लगाओ टैक्स, क्योंकि इन दोनों को देना नहीं है, ना पादरी को देना है, ना कुलीन वर्ग को देना है, ठीक है। तो ये दोनों कहेंगे टैक्स बढ़ा दो। अब जो तीसरे स्टेट के लोग हैं उनकी हो गई 1 वोट, तो ये तो हारेंगे हमेशा ही।
तो इन्होंने क्या बोला, राजा से बोला कि हम अब जो वोट है ना वो हर एक आदमी की एक वोट होगी, ना कि स्टेट की एक वोट होगी। ठीक है, अब क्या होगा, एक आदमी की एक वोट होगी। तो राजा ने इनकी बात मानने से मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं होगा, एक आदमी की एक वोट नहीं होगी। तो इन्होंने क्या किया, ये गुस्से में आके स्टेट जनरल की मीटिंग में से भाग आए कि भाई हमें ऐसी मीटिंग नहीं करनी है जब जहां हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। जब हमें तुमने बुलाया है तो हमारी बात तो सुनो, हमारी बात तो मानो। जब वोट डालने का अधिकार हमें बस एक है और उनको टैक्स नहीं देना, वो तो दोनों जने वोट डाल देंगे कि हमें टैक्स लगाओ इनके ऊपर, पादरी भी बोल देंगे और फुल इन बल के यानी कि जो रईस लोग हैं वो भी बोल देंगे टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो ये वहां से उठ के आ गए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को असेंबली घोषित कर दिया। इन्होंने अपने आप को क्या किया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और संविधान की मांग की। इन्होंने कहा हमें संविधान चाहिए। संविधान का मतलब है कि हमें मूलभूत सुविधा चाहिए, हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ठीक है, हमें बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वही सारे अधिकार इन्होंने मांगे। वो जो मौलिक अधिकार वाली जो चीजें आई हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रांति से आई, फ्रांस की क्रांति से आई। ठीक है, क्योंकि जो लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो इसलिए हमने कौन से संविधान से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये वही अधिकार है जो स्वतंत्रता, समानता, या आपने 8th क्लास में पढ़ा है ना पूरा फर्स्ट चैप्टर में, ये वही है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी मांग रखी। अब राजा इनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं। अब ये जो तीसरे स्टेट के लोग थे, इन्होंने बोला कि हम अपने लिए संविधान अलग बनाएंगे और राजा को हम विवश करेंगे मानने के लिए। ठीक है, अब ये कुछ जो लोग हैं ये संविधान बनाने में लग गए। ठीक है, अपने लिए नियम बनाने में लग गए कि राजा हमारे साथ इतनी इतनी नाइंसाफी नहीं कर सकता है। ठीक है, वहां क्या हो रहा था, बाकी की जो जनता थी वो भूखमरी से परेशान थी, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। और जो फ्रांस था उस समय, फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था, यानी कि बर्फबारी इतनी ज्यादा हो गई थी कि फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, है ना। जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो रोटियों की मांग बढ़ गई थी। तो फ्रांस में क्या होता था कि रोटियां हर घर में नहीं बनाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि जो फ्रांस है वो ठंडा इलाका है, यूरोप तो ठंडा है, वहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है। तो रोटी को सेकने के लिए जो कॉस्ट आती है, यानी कि रोटी को सेकने के लिए जो ईंधन चाहिए होता है, वो हर किसी के बस की नहीं है। ठीक है, यानी कि अब देखो जैसे आजकल गैस पर रोटी बनती है, पहले गैस नहीं चलती थी। पहले क्या होता था, पूरे के पूरे तंदूर लगाए जाते थे, जैसे आपके शादी पार्टियों में तंदूर पर रोटी सिकती है तो उस तरह से तंदूर लगाए जाते थे। तो अब हर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि इतना बड़ा तंदूर लगा सके, क्योंकि तंदूर लगाने के लिए भी उसमें बहुत सारी ईंधन की जरूरत होती है। तो वो लोग क्या करते थे कि जो बेकरी वाली दुकान होती है ना, जहां से आप केक खरीदते हो, उन्हीं दुकानों पर क्या होता था, रोटी मिलती थी। ठीक है, तो वहां से रोटी खरीद लेते थे, सब्जी अपने घर बनाए खा लेते थे उसको। तो ऐसा होता था। देखो हमारे देश में भी ऐसा होता है, जम्मू कश्मीर है, हमारा लद्दाख है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि बर्फ रहती है सारे टाइम। तो वहां पर क्या होता है, रोटियां बेकरी वाले की दुकान पे मिलती है। ठीक है, और सब्जी वो लोग घर बना लेते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि रोटी बनाने के लिए जो लागत है वो बहुत ज्यादा आती है, यानी कि ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। अब बेकरी वाला क्या है कि उसको एक दो रोटी नहीं बनानी है, हमारे घर में 4 सदस्य हैं तो हम कितनी 8-10 रोटी बनाएंगे। बेकरी वाले को क्या है, बड़ा वाला तंदूर लगा के वो बहुत सारी रोटी बनाएगा, बेचेगा तो उसको मुनाफा होगा। अब ये बात बेकरी मालिकों को पता चल गई कि अकाल पड़ रहा है और बर्फबारी की वजह से फसल नष्ट हो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी। जैसे ब्रेड मिलती है हमारे यहाँ, रोटी मिलती है, वैसे उस रोटी का क्या नाम था, पाव रोटी। ठीक है, पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी। अब पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी तो जो नॉर्मल से लोग थे वो उस रोटी को नहीं खरीद पा रहे थे। ठीक है, और उसके लिए भी क्या कर रहे थे कि जो औरतें थी वो पूरे दिन लाइन में खड़ी रहती थी उन रोटियों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद भी उनको रोटी नहीं मिल पा रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। अब कुछ दिन ऐसा चलता रहा, लास्ट में क्या किया औरतों ने कि जो बेकरी वाले की दुकान थी उस पर धावा बोल दिया, यानी कि उस पर अटैक कर दिया और बेकरी में से रोटी लूट के वो खा ली उन्होंने, मतलब लूट ली। ठीक है, अब एक दो जगह ऐसा हुआ तो जो गरीब लोग थे उनके लिए दिशा मिल गई उनको कि भाई जो भी बेकरी वाला गड़बड़ कर रहा है, ऊंचे दाम पर रोटी बेच रहा है, उसकी बेकरी लूट लो और खाओ पियो मजे करो। जब ये खबर राजा को लगी, ठीक है, लुई 16 को लगी, तो लुई 16 ने क्या किया कि व्यवस्था को बहाल करने के लिए पेरिस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना, तो पेरिस में उसने क्या किया राजा ने कि कुछ सैनिकों को भेजा कि शांति बना के रखो और जो ये जो लूटपाट मच रही है इसको रोको। तो जब सैनिक आएंगे तो वो फिर थोड़ी बहुत मारपीट भी करते हैं लोगों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों के साथ मारपीट की, है ना, और
कुछ लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, जेल का क्या नाम था? बास्तिल जेल का नाम था। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट है और हिंदी में बास्तिल है। ठीक है, तो बास्तिल जेल में उनको डाल दिया। अब ये जो खबर थी ये आग की तरह फैल गई गांव में, और गांव में किस तरह की अफवाह हो गई कि जो राजा है वो भूखे गरीब लोगों पर अत्याचार कर रहा है, और उन्होंने लठियारे यानी कि जिनके हाथ में लठ होते हैं उनको बाहर से बुलाया है, और जो गरीब जनता है उनको वो पिटवा रहे हैं। ठीक है, उनको मार रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं। तो गांव के लोग भी आक्रोश में आ गए कि भाई ये तो गलत बात है। अब शहर में भी आंदोलन चल रहा है, गांव में भी। ठीक है, यानी कि सारी जनता एकजुट हो गई और किसके खिलाफ हो गई? राजा के खिलाफ हो गई। अब उस गुस्सेआई भीड़ ने, यानी कि गुस्से में जो लोग थे, उनको रोटी नहीं मिल रही थी, टैक्स उनको देना पड़ रहा था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1779 यानी कि 1789 को उस भीड़ ने जेल पर धावा बोल दिया। क्यों बोला? क्योंकि उनके कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए थे। ठीक है, जब राजा ने अपनी सेना भेजी थी तो कुछ लोगों को मार पीट के चुप करा दिया था और कुछ लोगों को वो जेल में डाल दिया उन्होंने। तो 7 कैदी थे, बस 7 लोग थे जिनको जेल में डाला था। तो उन 7 लोगों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने उस पर धावा बोल दिया। किस पर बोल दिया? बास्तिल जेल पर। ठीक है, ये यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है आपकी बुक में। ठीक है, और फर्स्ट पेज पे बस यही वाली कहानी दे रखी है, बास्तिल वाली कहानी, कि गुस्साई भीड़ ने बास्तिल में जो 7 सैनिक थे उनको छुड़ा लिया। बहुत सारा उन्होंने बम और बहुत सारी उन्होंने बंदूक वगैरह चुरा ली थी, यानी लूट ली थी। ठीक है, और ले गए थे अपने साथ। और जो वहां जो कमांडर था उसको उन्होंने हत्या कर दी थी, जेल का जो कमांडर था उसकी उन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये आपके फर्स्ट पेज पर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका यहाँ तक खत्म हो चुका है। ठीक है, जब उसने स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई थी, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपका ये दे रखा है। ठीक है, अब ये जो आगे की कहानी है ये आपके थर्ड और फोर्थ की है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ की कहानी यहाँ तक है। ठीक है, आपके 6 दे रखे हैं ना आपकी बुक में, 6 पार्ट दे रखे हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड यहाँ तक और सेकंड थर्ड यहाँ तक कहानी है। और ये जो निशान है, इस निशान से नीचे की जो कहानी है वो है आपकी 5 और 6 की कहानी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जब जेल पर धावा बोल दिया और सैनिकों को उसको कैदियों को छुड़ा के ले गए, जो आंदोलन कर रहे थे उनको छुड़ा के ले गए। अब ये सब राजा को पता चला। राजा ने क्या किया? राजा डर गया कि भाई जनता अब तुझे नहीं छोड़ेगी, वो मारेगी अगर तू उनकी बात नहीं मानेगा। तो राजा ने बोल दिया कि ठीक है भाई जनता, तुम जो संविधान बना रहे हो मैं मानने के लिए राजी हूँ। ठीक है, अब सारी कलेश खत्म हो गई कि ठीक है, राजा ने मान लिया। 4 अगस्त 1779 को, ठीक है, 1789 को राजा ने संविधान लागू कर दिया, है ना। अब संविधान की कुछ चीजें इस डेट को लागू हो गई, और संविधान को पूरी तरह से बनाने में जो थर्ड स्टेट के लोग जो संविधान बना रहे थे, नेशनल असेंबली जो संविधान बना रही थी, उसको 2 साल लगे संविधान बनाने में। और उन्होंने क्या किया? 1791 को संविधान का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया, संविधान लागू करवा लिया राजा पर। अब संविधान में क्या था? यानी कि ये जो क्रांति हुई, ये जो रोटियों की लड़ाई हो रही थी यहाँ, और यहाँ जो लड़ाई इतनी हो गई कि गांव शहर सब में फैल गई। ठीक है, उसके बाद जो संविधान बना, अब उस संविधान में क्या था? संविधान में था कि हम पादरियों को टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, चर्च को हम टैक्स नहीं देंगे। हम टैक्स किसको देंगे? केवल राजा को टैक्स देंगे, क्योंकि राजा को हम जो टैक्स देते हैं, राजा उससे हमारे लिए सड़क बनवा रहा है, राजा उससे हमारे लिए स्कूल खुलवा रहा है, राजा उससे हमारे लिए अस्पताल खुलवा रहा है। तो चर्च वाले तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम चर्च को टैक्स नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मूल अधिकार है जो हमारे भारत में है ना, मौलिक अधिकार, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और जो फ्रांस था, जब फ्रांस ने आजाद कराया, ठीक है, इंग्लैंड से, तो जो अमेरिका की जो जितनी भी पूरी क्रांति हुई थी वो किस बात पे हुई थी? वो मौलिक अधिकारों के ऊपर ही हुई थी कि भाई हमें समान व्यवहार हो हमारे साथ, और हमारे साथ हमें स्वतंत्र है हम अपने देश में रहने के लिए। ठीक है, हमारे साथ समान व्यवहार होना चाहिए, हमें जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, हमें अधिकार होना चाहिए हम जो मर्जी धर्म को माने, हमें कोई भी धार्मिक टैक्स न देना पड़े। ठीक है, ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक के जो अधिकार है, उन अधिकारों के ऊपर लड़ाई हुई थी अमेरिका में। ठीक है, अब उन जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने वहीं से सीख लिया कि भाई जब अमेरिका को ऐसे ऐसे आजाद करवाया राजा ने, तो वो सारे अधिकार हमें भी चाहिए। ठीक है, अब ये वो बात है ना कि जैसे आपकी मम्मी पड़ोसी से कहें कि अरे नहीं आजकल तो लव मैरिज चल रही है, आपके बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो लव मैरिज करा दो,
और घर में आके आपसे बोले कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर का ये रूल नहीं है, हमारे घर में सबकी अरेंज मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज करनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि पड़ोसन से तो आपने बोल दिया कि लव मैरिज करवा दो अपने बच्चों की, कोई बात नहीं है, है, और अपने घर के लिए रूल अलग है, तो आप बगावत करेंगे ना कि जब आप बाहर उनके लिए आपने खुली छूट दे रखी है कि लव मैरिज कर लो, आजकल यही चलन है, तो अपने घर में क्यों नहीं करवा रही? ठीक है, तो आपको गुस्सा आएगा। वही गुस्सा किस को आ रहा था? फ्रांस के लोगों को आ रहा था कि हमें कौन से चाहिए? मौलिक अधिकार चाहिए। तो मौलिक अधिकारों में उन्होंने क्या किया कि हम चर्च को वो नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, राजा की शक्तियां कम करी जाएंगी, और वोट जो होगी वो सबको, वोट का जो अधिकार होगा सबको एक एक होगा। ठीक है, इन सबको एक एक होगा। ठीक है, तो अब राजा ने सारी बात चुपचाप मान ली, क्योंकि राजा को पता था गांव के लोग भी भड़क गए, शहर के लोग भी भड़क गए, अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो पिटाई पूरी पड़ेगी। ठीक है, तो वो उन लोगों को समझ में आ गई, पादरी को भी समझ में आ गई, जितने पादरी थे उनको भी समझ में आ गई, तो सब लोगों ने चुपचाप उनकी बात मान ली। किसकी? जनता की। जनता की मतलब नेशनल असेंबली की। ठीक है, अब क्या हुआ, राजा के दिमाग में एक बात चल रही थी कि भाई मेरी सारी शक्ति छिन गई, ऊपर से टैक्स भी उतना नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, ये तो हो गई गड़बड़। राजा ने क्या किया कि उसके जो पड़ोसी राज्य थे, प्राशा और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से तो उसने शादी करी थी, तो वो तो वैसे भी दोस्त हो गया, और उसने बात करी प्राशा से। ठीक है, प्राशा क्या था? उसका पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश था। तो उसने उनके साथ क्या किया, गठबंधन कर लिया कि तुम क्या करो, तुम हमारे देश पर आक्रमण करो। ठीक है, उससे क्या होगा, नेशनल असेंबली भंग हो जाएगी, और ये संविधान वगैरह है ना, ये सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और दोबारा से मेरा शासन हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा होगा हमें। और जैसे हमारे देश में संविधान लागू हुआ, अब कल को ये सारी बातें सुन के प्रासा वाले से बोला, प्रासा के राजा से बोला, कल को ये सारी बात सुन के तुम्हारे देश में भी ऐसी बगावत होगी, तो ऑस्ट्रिया के भी लोग क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ भी संविधान लाओ, तो सारा नुकसान किसको होगा? राजाओं को होगा। तो हम सारे राजा एक मिलकर रहेंगे। तो तुम क्या करो, प्रासा ऑस्ट्रिया क्या करो, हमारे देश पर धावा बोल दो। ठीक है, अपनी सेना लेके हमारे देश में आ जाओ, और ये संविधान वगैरह सबको खत्म कर दो, और फिर आराम से मिल बांट के खाएंगे। अब जो नेशनल असेंबली वाले लोग थे, इनको पहले से ही भनक पड़ गई कि राजा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे खिलाफ। अब उन्होंने क्या किया, फ्रांसा और ऑस्ट्रिया उन पर हमला करते, ठीक है, फ्रांस पर, उससे पहले नेशनल असेंबली वालों ने क्या किया, पूरी अपनी सेना को आदेश दे दिया कि सेना जाओ और उनको उनके ही घर में फोड़ के आओ। ठीक है, अब फ्रांस के जो सैनिक थे, ठीक है, वो लड़ने के लिए गए कहा, ऑस्ट्रिया और प्राशा में, उनको मारने के लिए कि भाई तुम हमारा संविधान भंग नहीं कर सकते, हमने बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, गलत बात भी है ये। अब जब वहां के जो सैनिक जा रहे थे लड़ने के लिए युद्ध, फ्रांसा से और ऑस्ट्रिया से, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। ऑस्ट्रेलिया आधा के अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है वो आपके यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? वो भारत के नीचे है। ठीक है, तो अंतर समझना आप। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को जब फोड़ने के लिए जा रहे थे, लड़ने के लिए जा रहे थे, तो जो सैनिक थे उन्होंने गाना गाया, कौन सा? मार्सिलेस, मार्सिलेस गाना गाया, जिसको किसने लिखा? मार्सिले ने लिखा था। ठीक है, वो ये वाला गाना गा रहे थे जो हाल फिलहाल में जो राष्ट्र गान है ना फ्रांस का, वो वाला। ठीक है, वो गाना गाते हुए जा रहे थे, देशभक्ति गाना गाते हुए जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, अंततः कि फ्रांसा को भी फोड़ के आ गए और ऑस्ट्रिया को भी, और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ क्या चलेगा, हमारे यहाँ अब संविधान लागू रहेगा, जनता की चलेगी, गरीब जनता की सुनी जाएगी। ठीक है, जब जनता बगावत पे आती है तो भारत, जैसे भारत ने भगा दिया था इंग्लैंड को, ठीक है, सारे के सारे एकजुट हो गए और मार के भगा दिया था उनको, तो वैसे ही क्या किया था, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि नेक्स्ट अप्रैल अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रासा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 यानी कि 1792 को रोबोस्फियर ने फ्रांस में गणतंत्र स्थापित कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि भाई राजा तुम हटो, राजा को हटा दिया, क्योंकि राजा ने पहले चालाकी दिखाई, दूसरे लोगों से संबंध बना के अपने ही देश में अटैक करवा रहा था, तो राजा को क्या किया, उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और ये जैकोबिन क्लब के बारे में अभी आप चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। तो जैकोबिन क्लब का ये लीडर था रोबोस्फियर, इसने क्या किया, जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली। ठीक है, और पूरी तरह से लोकतंत्र कायम कर दिया, जैसे हमारे देश में अब चल रहा है ना लोकतंत्र, वैसे
लोकतंत्र लागू कर दिया और राजा पर देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि इसने 21 सितंबर 1792 में कमान संभाल ली, लोकतंत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, लोकतंत्र या गणतंत्र एक ही बात है। ठीक है, लोकतंत्र गणतंत्र या डेमोक्रेसी एक ही बात है कि वो स्थापित कर दिया। अब लास्ट में क्या हुआ, जब शासन सत्ता इसके हाथ में आई, और ये कौन था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था। जैकोबिन क्लब क्या था, तो जो गरीब लोग थे उन्होंने एक संगठन बनाया था कि भाई हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वो हम अभी देखेंगे पार्ट में। ठीक है, तो रोबोस्फियर ने बाद में क्या किया, 21 जनवरी 1793, ठीक है, 1793 को राजा को फांसी दे दी। फांसी दे दी मतलब गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या होता था, जैसे आजकल गाय भैंसों को काटते हैं ना, क्या करते हैं कि एक ऐसा फ्रेम होता है, ऊपर से ऐसे उसकी जो गर्दन होती है ना जानवर की या इंसान की, उसको ऐसे रख दो। ठीक है, और ऊपर से एक क्या आएगा, एक वो आएगा ब्लेड जो उसकी गर्दन को अलग कर देगा। ठीक है, यानी कि ये फ्रेम है, फ्रेम पे गर्दन रखी है और ऊपर से एक ब्लेड आएगा, फट से काट देगा। उस ये जो मशीन थी मारने की, सर काटने की, इसको बोला गया गिलोटिन। ठीक है, तो गिलोटिन पर किसको चढ़ा दिया, राजा को चढ़ा दिया। शासन किसका आ गया, रोबोस्फियर का आ गया। रोबोस्फियर ने क्या किया, जब वो शासन सत्ता में आया, क्योंकि वो गरीब क्लब का सदस्य था, मतलब गरीबों का मसीहा था एक तरह से। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो था वो गरीबों नहीं तो चलाया था कि भाई हमारी मांगे पूरी करो या हमें ये अधिकार चाहिए। तो रोबोस्फियर ने क्या किया, लोकतंत्र कायम किया और उन्होंने इनकी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पादरी की और कुलीन वर्गों की। ठीक है, और ये थर्ड स्टेट में भी जो थोड़े बहुत लोग पनप रहे थे, इनकी शक्तियों को भी कम कर दिया कि भाई तुम भी अपनी शक्तियों को थोड़ा थोड़ा कम करो। और जो गरीब जनता है उसकी उसने हेल्प करनी शुरू कर दी। ठीक है, हेल्प करी और उसने क्या किया कि रोटी जो है वो सबको समान मिलनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, रोटी जो क्या होता था, जो अमीर लोग होते थे वो सफेद आटे की रोटी खाते थे। ठीक है, जैसे हमारे देश में क्या होता है कि जो थोड़े गरीब लोग होते हैं वो चक्की पे आटा पिसवाते हैं, जो थोड़े रईस लोग होते हैं वो आशीर्वाद का आटा खरीद लेते हैं, नेचर फ्रेश का या कोई भी कंपनी का, बहुत सारी कंपनियों के आटे आते हैं वो लेते हैं। तो आप आटे की क्वालिटी में अंतर देखना, वो होता क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी का, मतलब जो पैकेट में जो आटा आता है उसमें उस गेहूं की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको उतार देते हैं, मतलब लाइक मैदा। ठीक है, मैदा टाइप का वो आटा होता है और वो पाचन तंत्र के लिए बेकार होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये वाला अच्छा है, ज्यादा सफेद है, मुकाबले उसके जो आप लोग चक्की पे, कुछ जो गरीब लोग होते हैं जो चक्की पे पिसवाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रांस में चल रहा था। तो उसने बोला कि समता रोटी की अवधारणा दी कि भाई जो सब लोग कैसी खाएंगे, एक जैसी रोटी खाएंगे। ऐसा नहीं है जो अमीर लोग हैं वो सफेद रोटी खा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो काली रोटी खा रहे हैं। ठीक है, उसने जो संसाधन थे उस पर सबका अधिकार कर दिया। उन्होंने कहा तुम लोग पैसे निकालो और गरीबों में सब में बांट दो। ठीक है, अब उसने इतनी सख्ती से ये सारी चीज फॉलो करी कि उसके खुद के जो समर्थक थे उनको भी ये बात बुरी लगने लगी और उन्होंने कहा भाई अब बस बस कर। ठीक है, रोबोस्फियर अब बस करो, इतना ज्यादा सख्ती मत करो, हम नहीं जी पा रहे। लेकिन रोबोस्फियर मान नहीं रहे, उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए क्या होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, सब कुछ समान होना चाहिए। देखो जब अमीर लोगों से, पैसे वाले लोगों से, ताकतवर लोगों से सत्ता छिनती है तो सबको मिर्ची लगती है। ठीक है, बिल्कुल साधारण सी बात है, जब किसी भी व्यक्ति के हाथ से सत्ता जाएगी तो उसको बुरा लगेगा। तो ये जो रोबोस्फियर थे, ये जो समान कर रहे थे सबको, ये बात कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। और इनका जो शासन था केवल 2 साल चला। ठीक है, 1793 1794, केवल 2 साल चला। 2 साल बाद इनके ही समर्थकों ने, जो इनके ही साथ वाले लोग थे, इन्होंने इनको जेल में डाल दिया और बाद में क्या किया, इनको गिलोटिन पे चढ़ा दिया ऐसे ही। क्योंकि जनता ना बिल्कुल ऐसे वाला परिवर्तन नहीं चाहती है। जनता जो परिवर्तन चाहती है वो धीरे धीरे चाहती है। अब जैसे हमारे देश में सती प्रथा का अंत हुआ, ठीक है, गलत प्रथा थी ना, उस समय उसका बहुत विरोध हुआ था कि अंग्रेज हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जैसे बाल विवाह खत्म हुआ, अब लड़कियां खुद से ही 21-22 साल से पहले शादी नहीं करती हैं, पहले 13-14 साल की शादी होती थी। और जो शुरू में, बिल्कुल शुरू में कानून बनाया गया था वो था कि 14 साल की लड़की और 18 साल का लड़का, उसके ऊपर भी लोग, जो समाज के लोग थे, उस नियम को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि 14 साल से भी हम पहले शादी करेंगे।
तो समाज जो चाहता है वो धीरे धीरे परिवर्तन चाहता है, क्विक वाला परिवर्तन नहीं चाहता। ठीक है, अभी भी हमारे देश के बहुत सारे कोनों में क्या हो रहा है, लड़कियों की 18 साल से पहले ही शादी हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, गैर कानूनी, क्योंकि समाज नहीं चाहता। ठीक है, सरकार कानून बना देगी, लागू नहीं कर देगी, लेकिन जनता उसको मान ही नहीं रही, क्या फायदा है ऐसे कानून का। तो यही यही गलती किसने की, रोबोस्फीयर ने की, कि उसको धीरे धीरे करना चाहिए था। उसने क्या किया कि आज ही सब लोग बड़े बड़े बंगले खाली करो, गरीबों को दो, ये उसने गलत किया, क्योंकि जिनसे चीजें छिन रही थी उनको बुरा लग रहा था। अब रोबोस्फीयर का जो काल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, रोबोस्फीयर को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक ताकत पनप रही थी। फिर इसमें क्या हुआ कि अब शासन सत्ता किसके हाथ में आई, इन्होंने देखा कि पहले राजा के हाथ में थी तो राजा हमारा फायदा उठा रहा था, रोबोस्फीयर के हाथ में थी तो ये हमारा फायदा उठा रहा था। इस बार हम क्या करेंगे, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे, ठीक है, वो हमारे ऊपर शासन करेगी। ठीक है, तो 5 सदस्यों की जो 5 सदस्य जो चला रहे थे शासन, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी बोला गया उनको। और इसका शासन कब से कब तक रहा, 1794 से 1804 तक। ठीक है, यानी कि 1794 से 1804 तक शासन किसका था, ये 5 सदस्यों की डायरेक्टरी के हाथों में था। अब इसमें क्या गड़बड़ थी कि 5 सदस्य जो नियम वगैरह हैं, जो भी बन रहे हैं रूल वगैरह, या टैक्स बढ़ाने का या कुछ विकास का कुछ भी बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा था, इन पांचों में आपस में झगड़ा होता रहता था। कभी कोई नहीं मान रहा, कभी कोई नहीं मान रहा, तो कुछ भी देश का काम हो ही नहीं पा रहा था। जैसे हमारी संसद में क्या होता है, बीजेपी वाले कुछ नियम लेके आए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम नहीं चलने दे रहे संसद, वो भाग जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं हम चलने नहीं दे रहे संसद, वो भाग रहे हैं निकल के। ठीक है, हंगामा कर रहे हैं वहां पर, कुछ और उपद्रव मचा रहे हैं, संसद को चलने ही नहीं दे रहे। एक दिन का संसद का खर्चा, ठीक है, एक दिन का संसद का खर्चा करोड़ों में आता है। ठीक है, अगर एक दिन संसद में सदस्य गए और उन्होंने वहां पर बैठ के कोई भी कानून नहीं बनाया, कोई भी काम नहीं किया, तो देश को करोड़ों का नुकसान होगा एक दिन का, पर डे का। ठीक है, कई मतलब बहुत सारे करोड़ों का नुकसान होता है, क्योंकि वहां की जो बैठने की व्यवस्था है, कूलर पंखा एसी जो चल रहे हैं, जलपान की व्यवस्था है, खाने पीने की जो व्यवस्था है, उस पर जो पैसा जा रहा है ना, वो हम लोगों की टैक्स का जा रहा है। तो ये जो हंगामा कर करके जो संसद नहीं चलने देते हैं, नुकसान ना बीजेपी वालों का है, ना कांग्रेस वालों का है, ना समाजवादी पार्टी का है, ना बहुजन समाजवादी पार्टी का, किसी का भी नहीं है। नुकसान पूरा की पूरा हम लोगों का है। ठीक है, किसका, जनता का। तो इसमें क्या हुआ कि जो 5 सदस्य वाले जो डायरेक्टरी थी, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चली। ठीक है, ये इतने समय तक चली, मतलब 10 साल लगभग चली। और इसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे एक सैनिक था जिसका नाम था नेपोलियन। ठीक है, उसको समझ में आने लगा कि हमारे देश में ये लोकतंत्र वाली बात जो है वो बेकार है, लोकतंत्र को हटाओ और दोबारा से राजतंत्र लाओ। ठीक है, और इसने क्या किया, शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली नेपोलियन ने, संविधान के नियम माने इसने सारे। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र को खत्म कर दिया कि भाई लोकतंत्र नहीं चलेगा, हमारी चलेगी। और इन्होंने गरीबों के लिए काफी सारी चीजें करी, काफी सारे नियमों में बदलाव किए, उनको बहुत सारी छूट दी, किसानों को बहुत सारी छूट दी। ठीक है, टैक्स में छूट दी। लेकिन नेपोलियन क्या कर रहा था, नेपोलियन क्योंकि एक सैनिक था, उसने क्या किया, फ्रांस के आसपास के जितने भी राज्य थे उन सबको जीत लिया। ठीक है, मतलब रोज एक नया युद्ध पे वो टंगा ही रहता था, सेना को देश से ही बाहर रखता था, कभी इस पर युद्ध कर रहे हैं, कभी वहां युद्ध कर रहे हैं, कभी उसे जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं, कभी उसे जीतने के लिए युद्ध कर रहे हैं। अब भाई रोज रोज तुम युद्ध करोगे, सेना भी थक जाएगी, भी कितना लड़े हम। दूसरी बात, लड़ने के लिए भी तो पैसे चाहिए, सेना के लिए कपड़े की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और जो डेली डेली जो बंदूक से धाए धाए गोलियां चल रही है ना, उसके उसमें जो भी बम गोला धमाके जो भी भरे जाते हैं, उस वो भी तो कुछ पैसों के आते हैं। तो वो पैसा, तो फ्रांस के लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर रहे थे पीछे पीछे, कि भाई इतना सारा वो हमें नहीं चाहिए, युद्ध वुद्ध नहीं चाहिए, देश पर ध्यान दो, देश के विकास पर ध्यान दो। एट लास्ट क्या हुआ, 1815 में, ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है पूरी तरह से, यहीं तक दिया हुआ है फ्रांस के बारे में आपके चैप्टर में, कि 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया, या वहां पर वो मारा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद दोबारा से जो शासन सत्ता थी वो इसी वंश के लोगों के पास आ गई, ठीक है, बुलबुल वंश के लोगों के पास आ गई। और शासक कौन बना? लुई 18, ठीक है, शासक कौन बन गया? लुई 18 शासक बन गया, ठीक है। लुई 18 ने अपने हाथ में कमान संभाले रखी, कब तक? 1815 से 1830 तक, यानी कि 15 साल के लिए फिर किसके हाथ में चली गई? फिर राजा के हाथ में चली गई। अब आगे की कहानी आप 10th क्लास में पढ़ेंगे शायद, या उससे आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। आपके बुक में इतना ही दे रखा है तो मैं आपको इतना ही बताऊंगी, ठीक है। ज्यादा पढ़ने का क्या मतलब है जब आपके सिलेबस में वो चीज है ही नहीं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो, उसमें हम देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। हमने पूरी कहानी देख ली, हमें समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि बुक में क्या लिखा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको क्या मिलेगी? स्क्रीन पर पूरी बुक को मैं डिटेल से कराऊंगी, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। मेरे पास है एनसीईआरटी बुक, तो उसको हम देखेंगे। और जब ये 6 की 6 पार्ट पूरे खत्म हो जाएंगे, कोशिश करूंगी कि मैं 2 पार्ट को एक में लाऊं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को एक में, थर्ड 4 को एक में, 5 6 को एक में, ठीक है। ऐसे करके 3 वीडियो में तुम्हारा ये खत्म कर दूंगी। उसके बाद मैं एमसीक्यू लेके आऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो जिन भी स्टूडेंट ने ये मेरी वीडियो देखी है उनके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इतनी देर तक वीडियो में बने रहे। और ये वीडियो मैं लगभग रात के 1 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज आप मेरे लिए थोड़ा सा सद्भावना रखिए, मेरे लिए थोड़ी सी सिंपैथी रखिए। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। एक कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके, कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 9th क्लास की, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।